अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहक़ीक़ के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और गुज़िश्ता हफ़्ते पे एक तारीख़ निगाह डालते हैं, तो इस वक्त हम नेचुरली तो हम हमें आज़ादी के सिलसिले के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से, अगस्त का महीना हमारे आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये इस आज़ादी के हवाले से जो है अगस्त का महीना 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक के लिए वफाक ने और तमाम सूबाई हुकूमतों ने रोज़ाना की बुनियादों पे जो है हर सतह पे एक प्रोग्राम जो है तरतीब दिया है यौम आज़ादी के हवाले से। तो लिहाजा इस वक्त तो हम यौम आज़ादी में पूरी कौम इतनी मसरूफ़ है कि वो सियासत को तो तकरीबन भूल चुके हैं और इस वक्त यकजहती का ये अंदाज़ा है, चाहे वो किसी भी रंग व नस्ल का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी जमात का हो, किसी भी फ़िक्र का हो, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से जो है वो यकजा हो चुके हैं। रोज़ाना की बुनियादों पर तमाम मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है उनका जो है वो मुनक़िद हो रहा है और ये सरकारी सतह पर भी है और निजी सतह पर भी है। तो इस वक्त हम बैठे हैं तो इसमें थोड़ी सी चीज़ा सी बातें जो है मईशत के हवाले से, वो मईशत के हवाले से यही बातें हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 20 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं, जो कि एक मजबूत पोजीशन में है। इसके अलावा जो IMF की जानिब से इनकी हौसला अफजाई है वो जारी है। मूडीज़ ने इनकी रेटिंग को बढ़ा दिया है। इसके अलावा आउटलुक में भी रेटिंग को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो कि तारीख की बुलंदियों यानी कि 1,40,000 पॉइंट्स पर पहुंच चुकी है, जो कि यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा संग मील है। चूंकि अमेरिका की जानिब से टैरिफ जो पाकिस्तान पर इस पूरे खित्ते में साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा कम यानी 19% लगाया गया है, और जबकि हिंदुस्तान पे 25%, उसके बाद अब 50% जो है जुर्माना आयद किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अपनी जो सलाहियतें हैं या जो अपनी बरामदात की जो एक टारगेट है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जुलाई के महीने में जो एक कौमी तरक्याती बजट के हवाले से या पाकिस्तान की बरामदात के हवाले से जो खबरें आई थी, जिसमें कि तकरीबन 2 अरब डॉलर से ज़्यादा के जो है वो इजाफा हुआ है, और ये एक हौसला अफ़ज़ा इक़दाम है कि पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा जुलाई के महीने में ही तरसीलात ज़र जो है रिकॉर्ड सतह पर आई, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो खबर है कि 3.6 अरब डॉलर मजमूई तौर पर मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान को मौसूल हुए। अब रही बात यह कि मसाइल और मुश्किलात, तो मसाइल और मुश्किलात जो हैं वो यकीनी तौर पर मौजूद हैं, और बजट के अनाउंसमेंट के बाद से ताजरों की जानिब से कुछ दिफात पे जो है कुछ उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है अब तकरीबन जो है वो ख़त्म होने के करीब है। इसलिए वफाकी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें कि तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, और उन्होंने इसको रिवाइव करने के बाद 37A और B के हवाले से जो खासतौर पर की गई है कि उसकी कमेटी बनाई गई है, और ताजरों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होगी तो यकीनी तौर पे वो कमेटी पहले सिफारिशात मुरतब करेगी, और उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है, यानी फौरी तौर पर उस ताजिर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक कि इस बात का पक्का सबूत ना हो कि वो ताजिर जो है किसी भी फ्रॉड में या किसी टैक्सेस के अदम अदायगी में मुलव्वस हो। तो लिहाजा इस वक्त जो है ताजिर और सनतकार वो किसी हद तक जो है वो मुतमईन भी हैं। यौम आज़ादी का सिलसिला है, और यौम आज़ादी के सिलसिले में यकीनी तौर पर मुल्क में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा गहमा गहमी हमें नज़र आ रही है वो यौम आज़ादी की भी है। तो लिहाजा आज इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम में जो मेहमान शरीक हैं उनकी तरफ मैं आपको पहले तवज्जो दिला दूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे आज पहले मेहमान है जनाब आरिफ पटेल साहब हैं। आरिफ पटेल साहब हैं, ये ज्यूलर्स के एक्सपोर्टर्स भी हैं और वाइस चेयरमैन है सब कमेटी टैक्सेशन के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। मेरे दूसरे मेहमान अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, शजीर गोपलानी साहब। इसके अलावा ऑन कॉल मेरे साथ मलिक बुस्तान होंगे जो सदर हैं फारूक एसोसिएशन के। इसके अलावा AD ख्वाजा साहब होंगे जो कि चेयरमैन हैं EPZ के, और इदरीस कीगी होंगे जो कि साबिक सदर हैं फेबाटी फेडरल बी एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्टेट के लिए। प्रोग्राम को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कौमी तराने के लिए हम खड़े होते हैं और कौमी तराना सुनते हैं, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी, इसी दरमियान में मेरे साथ जो है वो कौमी तराना आपने सुना। यकीनी तौर पर ये हमारा 78वां यौम आज़ादी का प्रोग्राम है, और इसमें हमें चाहे वो जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमें अपने मुल्क की आज़ादी के लिए यकीनी तौर पर जो है वो झंडा बुलंद रखना चाहिए, और अपनी या आज़ादी के लिए जो है वो आवाज़ को बुलंदी करना चाहिए और खुशियाँ मनानी चाहिए, ताकि हमें एहसास हो सके कि हमारी नस्लों को एहसास हो सके कि ये वतन कितनी मुश्किलात से और कितनी मसाइब के बाद जो हासिल किया गया है। तो ये थी तमाम चीज़ें। यहाँ पर
छोटा सा मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे और मजीद मेहमानों से मैं आपका तारुफ भी कराऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम प्रोग्राम दरअसल हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, वक्फे में जाने से कबल जो है हमने यौम आज़ादी के हवाले से आपसे बातें भी की। इसी दरमियान में हमारे साथ जो है वो शर्जील गोपलानी साहब भी तशरीफ़ ले आए और शर्जील गोपलानी ने हमें ज्वाइन कर लिया। शर्जील गोपलानी साहब ये हैं और सदर हैं और पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के सदर हैं ये। इसके अलावा ये सरबराह है और कराची सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के। ये दोनों शोबा रखते हैं और लोकल भी और नेशनल भी। थैंक यू शर्जील गोपलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम बढ़ाने के से पहले मेरा अपना ख्याल है कि मैं थोड़ा सा मेरे साथ लाइन पे हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बुस्तान साहब से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने जो स्टूडियो में मौजूद है मेहमान उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक बुस्तान साहब। सर जी, क्या सूरत हाल है? ये डॉलर गैर महसूस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, इसकी वजूहत क्या है? बढ़ रहा है, ये घट रहा है, आप उल्टी खबर चला रहे हैं भाई। आस्ता आस्ता गिर रहे हैं। 289 से 285 को भी आज क्रॉस करके 284.90 पे हो गया। हाँ। फ्री मार्केट में जाके इंटर बैंक मार्केट 285.60 से कम हो गए 282 पे आ गई है। तो दोनों मार्केटों में तकरीबन 4-4 रुपए गिरे, डॉलर गिरा है, बड़ा नहीं है, तो गिरते जा रहे हैं। और हमारा इंशाल्लाह जब से हमारी हाई ऑफिशियल से मीटिंग हुई है 22 जुलाई के बाद क्रैकडाउन शुरू हुआ है और उसके बाद जो लोग स्मगलिंग दोबारा शुरू हो चुकी थी उसका गला कम हो चुका है। क्रैकडाउन के बाद हवाला ऑपरेटर ब्लैक मार्केट वाले सारे अंडरग्राउंड हो गए, कुछ पकड़े गए, जिसकी वजह से मार्केट में अब डिमांड जो है वो कम हो गई है बल्कि सप्लाई बढ़ गई है। इस तरह इंटरबैंक मार्केट में जो वो भी स्टॉक आपके सामने का नया ही लाइफ टाइम हाई बनाया है 1,46,000 करोड़, $60 बिलियन की पाकिस्तान की मार्केट को टच कर लिया और उसकी वजह से लोग अपनी करेंसियां बेच के डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डॉलर का अगर पिछले 2 साल का डेटा दे तो 200% स्टॉक हमारी बढ़ी है और 60-70% लोगों को मुनाफा हुआ है, डिविडेंड फंड मिला है। तो लोग अब स्टॉक की तरफ बड़े रुझान है सरमायाकारी का, और जिसके पाकिस्तानी रुपए को सपोर्ट मिली। इसी तरह पाकिस्तानी रिजर्व जो थे 2022 जनवरी में आपको पता है $3 अरब थे, आज बढ़ के $20 अरब पे हो चुके हैं। हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है $1.9 बिलियन, जो कि 22 साल का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है और पाकिस्तान को ये बड़ी खुशखबरी है। इस तरह सपोर्ट बढ़ी है। इस तरह सदर ट्रंप के ट्वीट ने जो पाकिस्तान के हक में दिया है तो पाकिस्तान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में शुमार हो सकता है और पाकिस्तान में ऑयल और गैस के बड़े ज़खायर हैं, मादनियात के, और पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के स्टॉक को मैं समझो एक नए रुख दिया है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को, इकोनॉमी को और हुकूमत की वो अपनी जगह लेकिन ये कि मलिक बुस्तान साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं? मलिक बुस्तान साहब जो कि पहले भी अमेरिका का दौरा कर चुके हैं और ट्रंप ने कहा कि हमारे लिए आजाद की बात है, मैं इनके साथ लंच कर रहा हूँ। अभी दोबारा मलिक साहब मेरी बात करिए। मलिक साहब ठीक है, ये बातें बहुत लंबी, पूरी कौम जानती है कि वो लंच करके आए, ये यहाँ से गए, फला हुआ, ये हुआ। टू दी पॉइंट बात पे हम आ जाते हैं। आज का रेट भी जो आपका है 285 रुपए है, 285 रुपए और इंटरबैंक मेरे ख्याल में 282 रुपए है, 284 और 282। ये 278 रुपए का रेट था। ये आहिस्ता आहिस्ता 5 पैसे 10 पैसे 1 रुपया करके 284 पे पहुंच गया। ये क्या, ये इतना क्यों पहुंच रहा है कि रोजाना ही तकरीबन 25 पैसे 50 पैसे बढ़ रहे हैं? 2 साल में अगर 20 रुपए बढ़े तो पहले 2 साल में आप देखेंगे 80 रुपए गिरा भी था, 340 से कम हो गए 270 हुआ था। डिमांड सप्लाई तो रहती है और अभी क्योंकि जब स्मगलिंग मैंने पहले स्टार्ट ही ये लेके स्टार्ट हमने आई ऑफिशियल से मीटिंग की, उन्हें बताया कि स्मगलिंग बढ़ चुकी है और हुंडी हवाला ऑपरेटर ब्लैक स्मगलिंग पे तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने तो उन्होंने क्रैकडाउन किया, उसी वजह से रेट गिरा है 4 रुपए। स्मगलिंग पे तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने स्मगलिंग पे तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने काबू किया, काफी से ज्यादा काबू किया और बहुत ज्यादा उन्होंने। फिर आपकी मीटिंग भी हुई पिछले दिनों आपके इस्लामाबाद में, तो उस मीटिंग के बाद क्या सूरत है? उस मीटिंग में बात क्या हुई? 10 दिन में 4 रुपए गिर चुके हैं और आगे भी गिरेगा। मैंने जैसे कहा 2 साल में अगर 20 रुपए बढ़े तो घटने में हमें टाइम तो लगेगा ना। आप रातों रात इसको नहीं गिरा सकते ना, कोई रस्सी तो नहीं हमने खींची और नीचे होगी ऊपर होगी। मार्केट की डिमांड जो है वो अब कम हुई है और जो स्मगलिंग थी वो कम हुई है और सप्लाई बढ़ी है। तो इस डिमांड और सप्लाई में फिर यही होता है कि मार्केट अपना रुख आपके नजदीक क्या समझते हैं कि डॉलर 285 को इसने ब्रेक किया और अगला 280 है, 280 के बाद 275, 270
और इस दफा इंशाल्लाह 250 तक हमें कौम को खुशखबरी देंगे डाल कर। अगर देखें रीजन में, इंडिया का रुपया 82 है, बांग्लादेश 95 है, और अफगानिस्तान इसमें इकनॉमिक सैंक्शन है, कोई इस बात की तरकात नहीं है, उसका 70 रुपये है। तो हमारा रुपया अगर 285 पे क्यों है, इसको सोचने की बात है। और हम इंशाल्लाह इसको नीचे लेके आएंगे और हमारी आवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है। इसमें कुछ एक्सचेंज कंपनीज के इसमें कुछ एक्सचेंज कंपनीज जो है वो अब सट्टा भी खेल रही हैं। दिन ब दिन पाकिस्तानी, आपको पता है, हर महीने 50-60 हजार पाकिस्तानी कुछ एक्सचेंज कंपनीज इसमें सट्टा भी खेल रही हैं जो है बाहर जाते हैं। मलिक साहब, ये कुछ एक्सचेंज कंपनी इसमें सट्टा भी खेल रही हैं, कुछ एक्सचेंज कंपनी इसमें सट्टा भी खेल रही हैं, कुछ एक्सचेंज कंपनी के लाइसेंस को स्टेट बैंक ने जो है वो सस्पेंड भी किया। तो यकीनी तौर पे ये है कि कुछ ना कुछ तो आप लोगों की तारीफ से भी जो है कुछ दाल में काला है। देखो, दाल में तो पूरे पाकिस्तान में काला है, ब्लैक शीप तो हर जगह पे है, कोई महकमा बचा हुआ नहीं है, कोई भी यहाँ फरिश्ते कोई भी नहीं है, सारे हैं। और जिनको होती है उनको सजा भी मिलती है, और उनको हमारे पास स्टेट बैंक बड़ा रेगुलेट कर रहा है। और जो भी लोग जरा से वायलेशन करते हैं उसको सस्पेंड या मतली या टर्मिनेशन का सामना करना पड़ता है, जिससे दूसरों को सबक मिलता है। चले, मेरे शजी साहब आप कुछ कहेंगे? आप तो इंपोर्ट वगैरह के हवाले से कुछ पूछेंगे कि डॉलर के हवाले से? मलिक साहब, पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर आप देखें, यूरो के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और यूरो जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, और आपका जो स्टेटमेंट हमने देखा था, हम तो ये इंतजार कर रहे थे कि 250 पे डॉलर आ रहा है, जो आपने बात की थी। अब यहाँ तो डॉलर जिस दिन से आपने बोला उस दिन से डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा, और हम आप लोगों के बयान के ऊपर हमारा खरीद और फरोख्त का मामला चल रहा होता है। हम इस इंतजार में थे कि डॉलर थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन अब मुझे ये जो हमें करंट सिचुएशन नज़र आ रही है, वो हमें डॉलर इस वक्त रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमने तो 288 290 पे डॉलर जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्या मेरा ये जो जायज़ा है वो सही है, या क्या कहेंगे आप इस बात पे? झूठ कह सकते हैं इसको, सामने हमने बैठ के करना। मैं जब कह रहा हूँ आप डेटा निकाले, 22 जुलाई को इंटर बैंक रेट मार्केट का 285.50 था, और आज इंटर बैंक 282, और इसी तरह प्री मार्केट का रेट 289 था, और आज 285 से कम हो चुका है। तो 4 रुपए गिरने के बजाय आप कह रहे हैं 4 रुपए बढ़ गए, तो ये आपकी गलतफहमी है और गलत आप डेटा दे रहे हैं। आप मेहरबानी करके उन्होंने पेशेंट गोई की है कि बढ़ने की तवक्कुआत है, इसके लिए बिल्कुल जवाबदेह हूँ। अगर जो मैंने बातें की अगर गलत हो तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, और आप सुनी सुनाई बातें नहीं करें, हकीकत की तरफ आए। और हकीकत यही है कि जो कि मैंने बताई है। नहीं, लेकिन यूरो पे बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त। यूरो को आप छोड़ें, यूरो डिमांड और सप्लाई का पाकिस्तान के साथ उसको कोई ताल्लुक नहीं है। यूरो गिरा है, बहुत ज्यादा गिरा है। आप एक महीने का डेटा देखें तो यूरो 10 रुपए पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में गिरा है। आप 2 दिन की बात ना करें, 2 दिन में नहीं देखें, महीने की बात करें। चले, ये आपने बड़ी अच्छी उम्मीद दी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यूरो अगर नीचे आएगा तो थोड़ा हमारे पे भी प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा स्टे कीजिएगा। हमारे तो यूरो की एलसी बहुत कम है, हमारी तो सारी एलसी डॉलर में है, तो यूरो वाले तो एलसी खोलेंगे तो उनको बड़ा फायदा होता है। लेकिन हमारे जितने भी बिजनेसमैन है वो कहते हैं यूरो का कोई पता नहीं, इसका सुबह कुछ है शाम को कुछ है, क्योंकि इसकी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। डॉलर की फ्लक्चुएशन पैसों में होती है और इसकी फ्लक्चुएशन रुपयों में होती है, आपको पता है। सोने की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें इंटर बैंक डॉलर का कोई फर्क पड़ता है? जी हाँ, बिल्कुल। डॉलर का जहर है, जब यूरो गिरते हैं या पाउंड गिरते हैं, डॉलर का इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ता है, तो उनको जो लोग यूरो और पाउंड और यूरो लेके बैठे होते हैं वो फिर वेट कर रहे होते हैं। डॉलर में जब तक कन्वर्ट नहीं होते तो हमारी मलिक साहब मेरे साथ आरिफ पटेल साहब भी है, नहीं करते के एक्सपोर्टर्स हैं, तो इनसे मैं पूछ रहा हूँ 2 मिनट के लिए कि क्या असर पड़ता है सर? क्योंकि ये जो गोल्ड का जो रेट है वो कैलकुलेट ही इसी में होता है कि इंटरनेशनल रेट और यहाँ का जो एक्सचेंज का जो रेट है उससे ही ये गोल्ड का रोड निकलता है। अब इस वक्त तकरीबन 4000 रुपये इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पे सोना कम है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर गई है, और जो कल फिर जो है ना, जो ट्रम्प साहब ने एक और बम गिराया है कि स्विट्जरलैंड पे भी उन्होंने 39% का जो टैक्स था वो अब गोल्ड के किलो बार पे इन्होंने लगा दिया है। इसीलिए मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन है। वहाँ पे जो फ्यूचर का जो गोल्ड आज $100 बढ़ा है। स्पोर्ट के रेट में इतना फर्क नहीं हुआ, लेकिन जो आज तो 500 रुपये इन्होंने यहाँ बढ़ाया है फी तोला। हाँ, लेकिन ये तो बहुत कम, लेकिन फ्यूचर जो है वो $100 बढ़ा है आज। ये रेट जो बढ़ रहे हैं सोने के, जो तकरीबन 3,60,000 तक पहुंच गए, जी हाँ, क्या वजूहत है? यही वजूहत है। इंटरनेशनल प्राइस देखिए कहाँ जा रही है। इंटरनेशनल के जो हालात और जो पॉलिटिकल हालात और जो जंग के हालात, और ये जो ट्रम्प साहब के रोज़ एक
एक स्टेटमेंट और एक इनकी जो एक्शन होती है उसका असर दुनिया की जितनी कमोडिटीज है उसमें हो रहा है। इसमें ये देखिए गोल्ड कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, गोल्ड भी बढ़ रहा है क्योंकि अब लोग करेंसी से निकल के सब गोल्ड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो एक रिजर्व करेंसी है और वो एक इसको सेफ हेवन कहते हैं वो, और इसीलिए बैंक्स हैं, रिजर्व बैंक्स हैं, जो स्टेट बैंक्स है, पब्लिक है, वो सब गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। मतलब है कि उस पर डॉलर के रेट का फर्क पड़ता है। रेट से तो ये मल्टीप्लाई होता है ना, जो रेट होता है इसको मल्टीप्लाई ही इंटरनेशनल रेट से होता है ये। हाँ। तो इसकी वजह से आप समझते हैं कि जो गोल्ड के रेट ऊपर जा रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर नीचे आता है तो इतने इसका इफेक्ट आता है इसमें। अगर वो गोल्ड का रेट वहां ऊपर गया है और डॉलर यहाँ नीचे है तो इसको प्लस माइनस हो के रेट बनेगा ये। ठीक जी, मलक साहब साथ है आप हमारे? जी बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ, सुन लें आपकी बात। हाँ, तो आपने ये बात सुनी, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या हुकूमत के कोई टास्क दिया आपको कि डॉलर इतने मतलब कि इस हद तक लेकर आना है? कोई टास्क है? देखो हुकूमत को IMF के कमिटमेंट के मुताबिक कोई टास्क मुकर्रर नहीं कर सकती है, मार्केट टास्क मुकर्रर करती है और डिमांड और सप्लाई पास करती है। जैसे हमने कहा है कि जो ही क्रैकडाउन शुरू हुआ और ये स्मगलिंग बंद हुई तो डॉलर का रेट गिरना शुरू हुआ और आगे हमने जैसे प्रिडिक्शन दी है ये 280 को टच करेगा और उसके बाद ये लेवल होते हैं और उसकी लेवल को तोड़ने के बाद ही मार्केट अप डाउन होती रहती है और 275 है, 270 है, ये हमने लेवल पहले भी बताया, दोबारा मैं अर्ज कर रहा हूँ। लेवल को टच करेगी मार्केट और पाकिस्तान की इकोनॉमी से इन्फ्लेशन कम होगा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट कम होगा, पाकिस्तान का बिजनेस के वॉल्यूम जब जिस दिन भी हमारा इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में गया, लोग देखो कारोबार के मौके दोबारा दरवाजे खुल जाएंगे लोग, क्योंकि हमारे जितने बड़े सरमाएदार हैं वो अपना पैसा तो मुझे सुबह ब्रेक पे भी जाना है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, इस्लामाबाद में आपकी क्या बात हुई? इस्लामाबाद में आपकी क्या बात हुई? क्या आपको हिदायत दी गई? इस्लामाबाद में आपकी क्या बात हुई अभी जो आप गए थे पिछले दिनों? देखो इस्लामाबाद में हमारी यही उन्हें डॉलर की जो स्मगलिंग वो किसी तरीके से कम नहीं हो रही थी और हमने रिक्वेस्ट की कि आप इनके खिलाफ क्रैक डाउन करें, तो उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कहा है और वो कर भी रही है, काफी लोगों को पकड़ा भी गया, तो जिसका नतीजा यही सारे अंडरग्राउंड होने से डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है, ब्लैक मार्केट खत्म हो गई, करेंसी की स्मगलिंग जो है वो बंद हुई पड़ी है, तो जिसकी वजह से डॉलर का रेट 4 रुपए गिरे। 4 रुपए गिरना बड़ी बात होती है, हमारे लोग इसको अभी तक सीरियस नहीं ले रहे कि 4 रुपए अगर 4 दिनों में गिरे तो वो आगे भी गिरेगा, लेकिन ये हमारी वो बस हम उस वक्त तक मानते नहीं जब 10-20 रुपए गिरना जाए और 10-20 रुपए रातों रात नहीं कर सकते। मलिक साहब ये बताएं कि ये जो आप बोले मलिक साहब आप ये फरमा रहे हैं कि इसका एक टारगेट दिया जाता है, किसी भी कमोडिटी का कभी कोई टारगेट नहीं होता, वो डिमांड एंड सप्लाई, आप भी कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई पे डिमांड। इस वक्त जो एक महीने की जो फिगर एक्सपोर्ट की आई है उससे इम्पोर्ट का फिगर डबल है। अब जब इम्पोर्ट की फिगर डबल है तो उसकी डिमांड भी इतनी डबल होगी, तो ये रेट कैसे नीचे आएगा, ये जरा आप हमें एक्सप्लेन कीजिए। देखो ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि 1.9 यानी कि 1900 अरब डॉलर आपके सरप्लस हुए इस साल में, 1900 अरब डॉलर सरप्लस से ट्रेड। नहीं मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। आपकी इम्पोर्ट स्टेट बैंक ने मलक साहब स्टेट बैंक ने कहा है कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 7 अरब डॉलर है। ट्रेड डेफिसिट 7 अरब डॉलर है और हमारी ट्रेड डेफिसिट जो है आपकी वो 7 अरब डॉलर है स्टेट बैंक का, के तकरीबन 32 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है तो 39 अरब डॉलर आपकी इंपोर्ट है। तो लाभी है जब इंपोर्ट बढ़ेगी तो डॉलर के रेट कैसे कम होंगे? वर्कर भी तो जमा करे ना, वो आप खा जाते हैं, बीच से गायब कर जाते हैं, उसको गायब क्यों कर रहे हैं आप? और 36 अरब डॉलर थी उसको भी प्लस करें तो आपको प्लस हो जाता है, आप डंडी नहीं मारे ना, सीधी बात करें। नहीं तो आपको इंटरेस्ट देना है, आपको सारे सर्विस चार्जेस देने हैं, वो भी तो देना है ना। तो हमने देना है, तो हमारे रिजर्व भी देखे ना, मैं जैसे अर्ज कर चुका हूँ, आप पूरी बात सुनते नहीं। 3 अरब से हमारे रिजर्व आज अल्लाह का शुक्र 20 अरब डॉलर पे 17 अरब डॉलर हमने बढ़ा दिए अपने रिजर्व, तो हम इस काबुल है कि अपने 6 अरब डॉलर देने हैं साल के, बाकी तो हमारे रोल ओवर होने। नहीं तो 20 अरब डॉलर में 20 अरब डॉलर में हम दे नहीं सकेंगे। 20 अरब डॉलर में लोगों के वहां से लोन कितने लिए हुए हैं, और ऐसे भी डॉलर है जिसको आप यूज नहीं कर सकते। लोन कुछ भी नहीं, हमारा लोन तो कुछ भी नहीं, आटे के निमो के बराबर। इंडिया बस का लोन देखे, अमेरिका का लोन देखे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 38 अरब डॉलर, थैंक यू। 20 अरब डॉलर में कितने लोन कितनी है कि जिसको आप यूज भी नहीं कर सकते। बंदा जो है 3-3 करोड़ रुपया मकरूज है, हमारा तो 1.5 लाख का मकरूज है हमारा एक बंदा,
तो ऐसी मतलब ये कोई हमारा मालूम ना शेयर सरप्लस है इस वक्त। जैसे मैंने अर्ज किया है कि $2 अरब तकरीबन हम सरप्लस है। हमारी 38 अरब आप गिने वर्कर एविडेंस, $32 अरब आप गिने तो $60 अरब बनता है। और हमारी एक्सपोर्ट जो है, इम्पोर्ट जो है वो इस वक्त जब आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी, जब आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी तो लाजमी सी बात है डॉलर की डिमांड हमारी आएगी। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा और करना इसीलिए शरह सूद 11% से कम नहीं किया गया कि 11% से कम इसलिए नहीं किया गया कि इंपोर्ट ना बढ़े, और इंपोर्ट अगर बढ़ता है तो यकीनी तौर पे डॉलर पे इसका प्रेशर आएगा। बहुत शुक्रिया मलिक बुस्तान साहब, बहुत शुक्रिया। ये मलिक बुस्तान साहब थे, फॉरेक्स के सदर प्रेसिडेंट थे, इनकी गुफ्तगू चल रही थी और यकीनी तौर पर बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो कि आदमी रह जाते हैं और उन्होंने भी गोलमोल किस्म से जवाब दिए, जो कि यकीनी तौर पर इस वक्त जो $284 चल रहा है इंटर बैंक में, 285 ओपन बैंक में, ये भी दस्तयाब नहीं है, ये भी दस्तयाब नहीं है। $290 से कम में जो है ओपन मार्केट में भी डॉलर नहीं मिल रहा और इंटर बैंक में भी 290 या 289 289 से कम में नहीं मिल रहा है। बहरहाल यहां पे एक छोटा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो प्रोग्राम के सिलसिले जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, आप वक्फे में जाने से कब्ल जो है यकीनी तौर पे जो है वो फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर फारूक मलिक बुस्तान से गुफ्तगू थी डॉलर के हवाले से। नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ जो सनती जोन्स हैं उसमें जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि उसके अंदर जो आतिशज़दगी के वाक़यात होते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ भी EPZ एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में जो है वो आतिशज़दगी हुई और आतिशज़दगी पहले एक दिन की फैक्ट्री में, फिर दूसरे दिन दूसरी फैक्ट्री में हो गई। तो ये क्यों होती हैं, फैक्ट्री में आग लगती है, इसकी वजूहात पे हम बात करेंगे। मेरे साथ लाइन पे है एडी ख्वाजा साहब। एडी ख्वाजा साहब हैं मेरे साथ लाइन पे जी। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, ये जो ये आग वाग लग रही है फैक्ट्रीज में, क्या वजूहात हैं? एक तो ये हमारे जो इलेक्ट्रिक की जो लाइनें डली हुई है ना, उसमें वो वायर्स वगैरह इतनी हल्की क्वालिटी की लगे होते हैं, इसके जितने भी सारी चीज़ें, फिर फायर एक्सटिंग्विशर की जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए वो नहीं होती। क्योंकि जब भी इसके सर्वे होता है और जैसे इंश्योरेंस क्लेम आता है तो वो जब सर्वे करते हैं तो देखते हैं कि इसमें 25 फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, वहाँ पे होते हैं 10। तो मेन इसकी वजह शॉर्ट सर्किट की होती है। और इसकी वजह से, क्योंकि ये तो मेरा ख्याल है गारमेंट की फैक्ट्री थी, तो ये तो फ़ौरन आग को पकड़ती है। तो ये सबसे बड़ी वजूहात, ये जो इसका जो वायर जो इस्तेमाल होता है और इसमें जो इलेक्ट्रिकल के जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, वो लोग इसमें हल्की क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो के ये आग लगती है। जी शरीफ साहब, आप लोगों को तो बड़ा नाजुक काम है लकड़ियों का, खासतौर पर आपको तो बड़ा होता है, क्या वजूहात हो रही है आजकल, ये क्यों लगती है, लोग क्यों नहीं सबक हासिल कर रहे हैं? शॉर्ट सर्किट वाला तो मेन फैक्टर अपनी जगह है। हाँ। इस वक्त जो सबसे बड़ा दूसरा जो इशू चल रहा है वो चल रहा है आपका सोलर जो है वो कराची इलेक्ट्रिक वाले, अगर आप देखें ना आज का बिल जो आ रहा है, जहाँ सोलर प्लेट लगी हुई है उस पर एक निशान लगे हुए आ रहे हैं। हमारी इतला के मुताबिक पीछे से पावर सप्लाई को डबल किया जाता है और रिवर्स बैक मार के उधर जो है आपका शॉर्ट सर्किट का इन्वर्टर उसको जो है वो आग पकड़ रहा है या फिर बैटरियां आग पकड़ रही हैं और उसके बाद ये आग फैलती है। इसमें भी एक फैक्ट्री के ऊपर भी जो बात आई है वो यही है कि सोलर से आग फैली है और फिर इसके बाद पूरी फैक्ट्री को लपेट में लिया। नंबर 1। नंबर 2, जो क्वालिटी चेक का जो मैयार है, जो हमारे लोकल जो यहाँ पे जितना वायर बनता है उसके कोई भी क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक ही नहीं है। वजूहात ये भी है, ठीक है। अच्छा, आपका ब्रेकर्स भी देख लें, जो मार्केट में ब्रेकर्स अवेलेबल हैं उसमें भी आपको कहीं ये चीज़ नज़र नहीं आएगी कि 30 किलोवाट ही के ऊपर वो ट्रिप होना है या नहीं होना है। तो ये सारी बहुत से एलिमेंट्स है और उसमें असल तरीके सही तरीके देखा जाए तो सिविल डिफेंस का बहुत बड़ा किरदार है, जो पैसे लेके फैक्ट्रियों से दुकानों से चला जाता है, फायर इक्विपमेंट्स या किसी चीज़ पे तवज्जो नहीं दी जाती। अगर आप बात करें इस वक्त पंजाब की, आप पंजाब में किसी दुकान में चले जाएं, वहाँ पे ऐसा है नहीं कि फायर स्प्रिंकल भी ना लगाओ। फायर स्प्रिंकल तक उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को पाबंद करके लगवाया। ये और बात है कि उन्होंने फैसिलिटेट भी कराया कि वहाँ पे हर इक्विपमेंट बहुत इजी अवेलेबल है और कम रेट्स में अवेलेबल है, तो हर शख्स जो है वो इन इक्विपमेंट्स को जो है वो अपनी जगहों पे लगा रहा है। तो इस चीज़ में यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी निगलेंस भी है। और हमारे देखिए, अब आप बोलें कि सारा काम ताजिर ने, दुकानदार ने, सनतकार ने करना है, तो वो तो कर ही नहीं सकता ना। हमने अपने कारोबार पर तवज्जो देनी है या इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें? तो इसमें सबसे कसूरवार इसका मतलब ये कि ताजिरी हुआ ना। देखिए, सबसे पतली गर्दन तो आम आवाम और ताजिर की है। आप उसी के ऊपर डाल दें सारी चीज़ें। जो इदारे हैं वो तो बड़ी जिम्मा है ना। सिविल डिफेंस का इदारा किस चीज़ के लिए, अगर वो किसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो है ना, वो भी इस चीज़ में नायरी। और सबसे बड़ी बात, आप कॉपर के स्टैंडर्ड तो चेक करें। अब तो सिल्वर के आपके वायर आना शुरू हो गए हैं, कॉपर की जगह सिल्वर कैसे लग सकता है?
बाहर तो आपका जो वायर कहीं का निजाम तो खराब हुआ ही हुआ, इंटरनल भी जो आप सिल्वर के वायर आ रहे हैं, तो हमें तो मेरे को तो हैरत हुई जब मैंने देखा कि सिल्वर के वायर अब मार्केट में अवेलेबल है। इस वक्त कल आप इस्लामाबाद गए थे, क्या बात हुई इस्लामाबाद में? कल हमारी मीटिंग थी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के साथ। जो सबसे बड़ा इशू है वो हमारे साथ है डायरेक्टर ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। आपने पिछले दिनों स्कैंडल देखे, वीट का, सोयाबीन का इतना बड़ा स्कैंडल था। जो हमारी ये बात हुई तो हमें ये पता चला कि वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन वो वाइंड अप कर दिया गया है, और समरी जो है वजीर आजम साहब के पास बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट खत्म, और उसको अब अथॉरिटी का दर्जा दिया जा रहा है। अथॉरिटी में भी हमने कल यही बात की। मेरे ख्याल में एडी ख्वाजा साहब से मेरे साथ लाइन में है, ये चेयरमैन है ईपीजेड के, तो पहले इनसे बात कर लें फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एडी ख्वाजा साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? एडी ख्वाजा साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी, कुछ कह रहे थे जी। तो वो इदारा अब अथॉरिटी, हमने कल यही बात की कि आप एक ही इदारे को आप नाम चेंज कर रहे हैं, लोग तो वही होंगे। उनका कहना यह था अथॉरिटी के बाद आपके जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके मेंबर्स हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठेंगे और जहाँ जहाँ जो मामला हैं वो खुद अपने डायरेक्ट देखेंगे, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को शर्मिंदगी हुई है। एक तो ये मामला हुआ। दूसरा जो है आपका जो फॉरेस्ट का इशू है, जो बहुत बड़ा इशू है, 1.9% फॉरेस्ट है आपका लैंड का रकबे का। कल वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स नाम से ये वो रिक्वेस्ट की कि आप प्राइवेट सेक्टर आगे, हमने 25,000 एकड़ के करीब इस वक्त सिंध के अंदर प्राइवेट फॉरेस्ट लगाया है। इसी तरह ZR के एक ग्रुप है इसने लगाया है। तो हमारी अब इनके साथ बात ये हुई कि 400 एकड़ के करीब वो स्टार्ट में हमें जगह दे रहे हैं कराची के साथ बलूचिस्तान में, जिसकी सिक्योरिटी और फैसिलिटेशन उनकी जिम्मेदारी है। और इसको ये आतिशबाजी के वाक़े तो आपने के भी बहुत होता है, जंगलात वगैरह में सबसे ज्यादा होता है। देखिए जंगलात में जहाँ होता है, मेरे ख्याल इदरीस गी मेरे साथ लाइन पे हैं, ये हैं जनाब मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईपीजेड के भी हैं और साबिक सदर हैं पार्टी के। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल साहब, क्या हाल है? खैरियत से है? ठीक ठाक है? क्या सूरत है इसमें इफेक्टिव हुई है? हाँ इफेक्टिव हुई है बिल्कुल, अल्लाह ने करम किया। लेकिन ये आग स्टार्ट हुई थी बिल्कुल हमारे अक्रॉस द रोड फैक्ट्री है वहाँ से। रीजन प्रॉब्ली शॉर्ट सर्किट, और उसके बाद उनके राइट साइड पे 2 फैक्ट्रियाँ थी वो पार्शली इफेक्ट हुई, और फिर फाइनली कल रात को हमारी फैक्ट्री में भी जो आग की शोले, बिकॉज उस एरिया में और कल 2-4 दिन से कराची में भी काफ़ी तेज हवाएं चलती हैं, जिसके बिना पे जो है अड़ोस पड़ोस की जो फैक्ट्रियां मुतासिर हुई, जिसमें से एक मेरी भी है। तो मतलब इसमें कितनी फैक्ट्री इफेक्टिव हुई हैं? सब एक तो टोटली कोलैप्स हुई है और 2 पार्शली हुई हैं, और एक जो मेरी वाली थी उसमें एक फ्लोर जो है टोटली लॉस हुआ है। तो आप लोगों के मतलब के नेचर ऑफ वर्क क्या था? देखिए हमारा तो टेक्सटाइल एक्सेसरीज का है, जिसमें हमारे जो वेयर हाउस है उसमें ये पेनिट्रेट किया था आग ने, जिसमें ज्यादातर कार्टन भी थे, दूसरा मटेरियल भी था, और चूंकि पेपर वगैरह कार्टन वगैरह ज्यादा रखे हुए थे तो उस वजह से उस पे आग पे काबू पाना जो है ना मुश्किल हो गया था। तो इस कितने नुकसान वगैरह का तखमीना कुछ है? देखिए नुकसान वगैरह को तो अभी तक वो कूलिंग प्रोसेस पे है, अभी तक वी आर नॉट एबल टू एंटर इनटू दैट फ्लोर बिकॉज वो छत वगैरह भी गिरने का वो है। तो राइट नाउ सारा इसका इंस्पेक्शन होगा और उसके बाद जा करके उसमें देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इदरीस ये सब बात ये कि ये जो आपके फायर ब्रिगेड वाले हैं, और दूसरी बात ये कि जो उनका कहना ये है कि आप लोगों को फॉर्म वगैरह भेजा गया था कि कंप्लाइंस के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो फॉर्म वगैरह जो वापस नहीं किया, ना आपने कोई तफसीलात दी कि क्या आपकी प्रिकॉशन है वहाँ पे, क्या आप लोगों ने सेफ्टी रखा हुआ है? देखिए सेफ्टी का तो जिस फैक्ट्री से स्टार्ट हुई थी, मैं ये समझता हूँ, चूंकि मैं उनको जानता हूँ, मेरे पड़ोस में भी हैं, हमारे साथ बड़े एक्टिव भी हैं ईपीजेड में। तो ईपीजेड में पिछले दिनों में जितनी भी आग लगती थी ना, ये बंदा और इनके फैक्ट्री का सिस्टम जो है ना, ये सारी आग बुझाने में आगे आगे होते थे। मतलब इसमें सिस्टम का कोई कसूर इसमें नहीं कहूँगा। जितना अच्छा इनके पास हाइड्रेंट लगा हुआ है, तो इतना बड़ा हाइड्रेंट है कि वो पूरे ईपीजेड में भी इतना नहीं होगा, किसी फायर स्टेशन में भी इतना नहीं होगा जितना इन्होंने अपने लिए बना के रखा हुआ था, और इसको वो सारी पूरे ईपीजेड को फीडिंग करते थे। अनफॉर्चुनेट हुआ कि इनके यहाँ बेसमेंट से आग लगी, बेसमेंट में इनकी स्टोरेज थी कपड़े की, और वो काबू नहीं पा सकी। इवन दो के स्नार्कल भी आ चुका था, फायर ब्रिगेड भी आ चुके थे, लेकिन वो आग इतनी पेनिट्रेट कर गई थी, और मैंने जैसे बताया कल हवा भी बहुत तेज चल रही थी, जिसकी बिना पे जो है उस पर काबू नहीं पा सका। और बेसमेंट में एक ये आप समझ लें कि डिसएडवांटेज होता है कि आप उस हिसाब से, आप उस तरीके से अंदर नहीं दाखिल हो सकते जिस तरीके से ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में जा सकते हैं। जो लिमिटेशंस आपके टॉप फ्लोर्स में 10वें 12वें मंजिला पे होती है, वही लिमिटेशन बेसमेंट में भी होती है। तो इसी बिना पे वो आग पेनिट्रेट कर गई, एंड द मोमेंट वो फैली ऊपर आई
ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट सेकंड फ्लोर, उसके बाद वो उस पर बिल्कुल काबू नहीं नुकसान, पाया। जानी नुकसान वगैरह तो नहीं हुए ना? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुए, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन थोड़ी बहुत स्लाइटली इंजरीज हुई हैं। जो बिल्डिंग ठीक। गिरी है तो उसका कुछ मलबा बराबर अल्लाह वाली रहम करे। फैक्ट्री में गिर गया या कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। चले इदरीस सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला से दुआ है हमारी कि आपकी जान और माल की आप सबकी हिफाजत करे अल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। ये साबिक सदर थे फेबार्टी के, फेडरल बी एसोसिएशन इंडस्ट्री के, और मेंबर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईपीजेड के, जो उन्होंने बातें की। बहरहाल क्या कहेंगे आप? क्या अब यही है कि हमारी तरफ से जो ओनर्स होते हैं और जिनको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, जैसे आपने भी फरमाया कि ये जो लोग इनको फॉर्म दिया जाता है उसमें जो प्रिकॉशन लिया जाता है वो लोग इसको बड़ा लाइटली लेते हैं, और जब हादसा होते हैं फिर हम जो है ना रोते हैं कि साहब ये, लेकिन इसमें कोताही ओनर्स की भी है, और जैसे गुरबानी साहब कहते हैं कि सिविल डिफेंस वाले सबकी कंबाइन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ तो हमारी कोताही है और कुछ गवर्नमेंट इदारों की वो होती है कोताही, जिसके वजह से नुकसान होते हैं। अब आप समझते हैं कि इसमें मतलब ये है कि कोताही दोनों तरफ से दोनों तरफ ये नहीं कह सकते जनाब गवर्नमेंट की कोताही है। 100%। जी मैं एक ओके, मेरे ख्याल के मेरे साथ साथ मैं जल्दी यानी ख्वाजा साहब जो कि चेयरमैन है ईपीजेड के, वो भी मेरे साथ लाइन पे, उनसे भी हम जरा सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे टाइम दिया। सर जी, ये ईपीजेड में कल जो आग लगी उसकी क्या सूरत हाल है और क्या अपडेट है? देखिए, आग पे फिलहाल तो बहुत बेहतर तरीके से काबू पा लिया है। जो एक नुकसान होना था एक फैक्ट्री का वो तो हो चुका है जिसमें आग लगी थी, लेकिन आग को मजीद फैलने से काबू पा लिया है। और अभी भी आग उस फैक्ट्री जो जली है उसके नीचे लगी हुई है, लेकिन वो अंडर कंट्रोल है क्योंकि उसका एक अपना कूलिंग ऑफ टाइम होता है, वो उसी में खत्म होगी। तो टोटल कितनी फैक्ट्रीज इफेक्टिव हुई है? देखिए, एक फैक्ट्री बिल्कुल जल गई है, बाकी जिन फैक्ट्रियों में आग लगी थी वो उस पे हमने काबू पा लिया है। तो नुकसानात का कोई तखमीना वगैरह है? नुकसानात तखमीना तो जो फैक्ट्री जल गई है वो तो मुकम्मल तौर पे जीरो हो गई है, और उसका तखमीना तो मेरे ख्याल है कि अब मालिक बेचारा इस शौक से निकलेगा तो हम उससे बात करेंगे कि अंदर कितना सामान था, मशीनरी कितनी थी, बिल्डिंग की कॉस्ट क्या थी, लेकिन यकीनन ये करोड़ों का नुकसान हुआ है उसका। ख्वाजा साहब, इसमें क्या ईपीजेड की एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी नहीं है कि उनके हुदूद के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज कायम हैं उनको वो मतलब कि कवानीन के तहत जो है उसको चलाएं? मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप हुई है। बहरहाल ये क्वेश्चन मैं करना चाह रहा था, ये वक्त पे ही लाइन ड्रॉप हो गई कि ये ईपीजेड की भी जो है जिम्मेदारी है। क्या कहते हैं, अभी ईपीजेड की भी जिम्मेदारी है कि वो उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका अपना एक हुकूमत है कि वो भी जो है अगर कोई भी कारखानेदार अगर फॉर्म भर के नहीं दे रहा, ये कंप्लायंस नहीं कर रहा, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल? देखिए, रेगुलेटर कहीं भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। रेगुलेटर का काम यही होता है कि चीज़ों में इम्प्लीमेंट कराना। अगर आपको देखें ना, इनको जो भी कानून पे अमल कराना होता है तो उधर डंडे के जोर पे भी करवा लेते हैं ना। अगर ये इनकी रिविल हो तो कोई चीज़ नामुमकिन और मुश्किल नहीं हो। मैं आपकी एक बात और बताऊँ, अब स्प्रिंकल्स आजकल बहुत आसान है और सेंसर आजकल बहुत ईजी अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम आ गई। आपको पता है, अगर आज एक छोटी दुकान में आप स्प्रिंकल लगवाने जाएँ तो 10 से 15 लाख रुपये खर्चा आता है। एक छोटा दुकानदार कैसे अफोर्ड कर सकते? स्प्रिंकल तो आपका होना चाहिए मैक्सिमम $100-150, इससे ऊपर स्प्रिंकल आपका महंगा होना ही नहीं चाहिए। क्या स्प्रिंकल की लाइन, और देखिए आप पूरी दुनिया में कहीं जाएं तो आपको स्प्रिंकल्स नजर में आते हैं और बहुत इजी अवेलेबल होते हैं सब जगह। तो हमारे यहाँ ये क्यों नहीं है? देखिए, जैसे फायर डिटेक्टर्स के लिए आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन रखना पड़ेगा कि फायर डिटेक्टर आपके पास इजी अवेलेबल हों। ये चीज़ें हुकूमत के काम है कि ये मार्केट में चीज़ें प्रोवाइड करवाए। अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है तो प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करे किसी तरीके से। आपके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी मार्केट में पूरी कोशिश की है स्प्रिंकल लग जाए, लेकिन अफोर्डेबल ही नहीं है। अब 50 लाख 60 लाख रुपए एक दुकानदार कैसे स्प्रिंकल के ऊपर खर्च कर सकता है? स्प्रिंकल होता क्या चीज़ है? स्प्रिंकल ये होता है कि जिस वक्त आपकी फायर, जैसे भी आपकी धुआं उठेगा उसी वक्त जो है पानी जो है वो ऑटोमेटिक जो है आपका शावर शुरू हो जाएगा। जो 5 स्टार होटल्स वगैरह में बिल्कुल, ये देखें, ये जरूरी है। ये हुकूमत का काम है कि ये बहुत इजी अवेलेबल हो चीजों में। आपका एक जो वो फायर सिलेंडर 2500 रुपए वाला हम उसी पे लगे, अब कोई बंदा मौजूद ही नहीं है। हाँ। वो सिलेंडर कैसे चलाएगा? ये अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम अपनी इसकी तरफ भी आ जाते हैं कि आरिफ पटेल साहब है, ये ज्वेलरी के रेट्स नीचे आएंगे नहीं आएंगे?
मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो इस तरीके से गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है तो ज्वेलरी की प्राइस कैसे नीचे आ सकती है। आप लोगों की इस्लामाबाद में कोई मीटिंग वगैरह भी तो हुई थी मैं ख्याल में गुज़श्ता जी हाँ, हो रही है, लेकिन किसी के कंट्रोल में नहीं है ना। ये देखें ना कि एक दिन इंपोर्ट खुल रहा है नहीं खुल रहा है, इंपोर्ट नहीं खोल रहे हैं। उसके लिए भी जो जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं कि वहाँ पे इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, ये तो परसों भी मेरी SIFC की जो मैनेजमेंट ने से बात हुई, हमने उसमें भी ये कहा कि जब तक ये डॉक्यूमेंटेशन और एक्सपोर्ट बढ़ाइए, जब तक आप एक्सपोर्ट के लिए आप फॉरेन एक्सचेंज नहीं देंगे और आपकी इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर ये कहेगी कि मुझे फॉरेन एक्सचेंज बाहर अरेंज करना है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। इसमें तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट मुझे ये कहती है कि मैं हवाले से पेमेंट भेज के वहाँ से गोल्ड को यहाँ इंपोर्ट करूँ। अच्छा, मेरे ख्याल में गोल्ड की इंपोर्ट इसलिए भी नहीं खोल रहे हैं कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज भी जो कम है ना, तो पता चला जा रहा है हर दूसरा आदमी जो है वो डॉलर के पीछे भाग रहा होगा इंपोर्ट करने के लिए। सर जी, तो 4 साल पहले गवर्नमेंट से हमारी मीटिंग हुई और हमने उनमें यही बावर कराया कि आप इसको शुरू कीजिए। 5 टन की इसमें मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, FBS सारे जितने भी इदारे हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे और 5 टन की परमिशन दी गई कि हम 5 टन आपको जो है ना स्टार्ट करते हैं। 4 साल हो गए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जब भी जाते नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। वो कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। मैंने उनको परसों की मीटिंग में मैंने कहा जूते, चप्पल, कुत्ते, बिल्ली की खुराक के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज है। ये एक एक्सपोर्ट का सेक्टर है। दुनिया में ये एक वाहिद मुल्क है कि जो ये कहता है कि अपना फॉरेन एक्सचेंज हो रही है। कहां से आ रहा है? पाकिस्तान में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है कि 4000 टन सोना है पाकिस्तान में। कहां से आया? कहां से आया? ये गवर्नमेंट ने तो $1 नहीं दिया। तो ये 4000 टन इस वक्त पाकिस्तान की धरती पे ये सोना पड़ा हुआ है। इसकी आप तखमीना तो लगाइए कितना है, कहां से आया ये? अरबों डॉलर बन जाएगा। डेफिनेटली स्मगल होके आ रहा है। हर इदारा हमसे पूछता है कि साहब ये कहां से आता है। और पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था और फिर मैं आज रिपीट करता हूं कि मैं इनको कहता हूं साहब आपकी नाक के नीचे से ये तो आ रहा है। बॉर्डर पे कौन है, एयरपोर्ट पे कौन है, सी पोर्ट पे कौन है? आप लोग ही हैं सब। और हमसे आप पूछते हैं कि ये जो है ना गोल्ड कहां से आ रहा है। तो मतलब वो इसलिए पूछ रहे हैं ना कि आप जिससे मंगवा रहे होंगे आप उसका एड्रेस दे दें। नहीं तो ये आसान हो जाएगा ना पकड़ना। नहीं तो गवर्नमेंट की एजेंसी है किसके लिए? अच्छा। उनको नहीं पता है कि ये जो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। बिल्कुल। चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट के और ब्यूरोक्रेसी की समझ पे मैं सलाम पेश करता हूँ। देख, गोल्ड वो चीज है जो आपका पैसा सिक्योर करता है, ठीक है। और आपके पास ऑफिशियल जब इंपोर्ट हो जाएगा तो आपकी ऑटोमेटिकली फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रिजर्व, आपका लोकल पार्टी के पास भी अगर रिजर्व पड़ा हुआ गोल्ड में तो ये आपकी वर्थ बनती है। ये तो माशियत का सीधा असूल है। आप क्यों इसी को ब्लैक में ले जा रहे हैं? पिछले 15 साल में कमर्शियली 1 ग्राम इंपोर्ट नहीं हुआ है और ये सारी दुकानें भरी हुई हैं। उस दिन FBR को भी मैं कह रहा था कि सारे स्मगलिंग का माल ही होगा। खैर, प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आखिरी जुमला कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? बस पाकिस्तान से सब प्यार करें, ये वतन है तो हम सब हैं। और इस दफा मार्का हक का बिल्कुल हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे, लेकिन चैलम भी है, तो इस चीज़ में ज़रूर ख्याल करें कि चैलम का तकद्दुस अपनी जगह है, आज़ादी अपनी जगह है। तो इसमें लोगों के साथ हुलड़बाजी से बचें और ख़ास तौर पे मेरी माओ बहनें जो रोड पे निकलती हैं उनकी इज्जतों का ख्याल करें। अपनी बहनें समझें, अपनी बेटियां समझें। तो आज हम इनका ख्याल करेंगे, कल हमारी बच्चियों का ख्याल किया जाएगा। जी, क्या साहब? देखिए, इस वक्त ज्वेलरी सेक्टर और सारे एक्सपोर्ट सेक्टर को जो अमेरिकन जो इंडिया पे और दूसरे ममालिक पे ये जो टैरिफ लगा रहा है, इतना अच्छा मौका है कि हम इसको यूज़ करें और हमारे एक्सपोर्ट को बेच के बढ़ाएं। लेकिन परसों वो मुझसे पूछ रहे थे कि कितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मैंने कहा कि साहब आप एक पोलियो के जो मरीज़ बच्चा है उसको आप कहते हो कि रेस में खड़ा हो जाए, कैसे खड़ा होगा? आपने हमें तो अपाच बना के रखा हुआ है और आप हमसे पूछते हैं कि अब इसमें एक्सपोर्ट कितना बढ़ जाएगा? कुछ नहीं बढ़ेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा? अगर वो टाइम लगे, डेफिनेटली टाइम लगता है ना। चले जी, थैंक यू दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि जो मुख्तलिफ मौज़ूआत थे हमने इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश की। बहरहाल आप सबसे बड़े मुनसिफ जो हैं वो आप हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि कहाँ पर जो है अच्छाई है और कहाँ पर बुराई है। बिलाल अहसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी स्टाफ से दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।